नमस्कार। मुझे देखने वाले और सुनने वाले सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि इस समय कोरोना काल में आप सभी सकुशल होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सेफ रहें। मैं इसके पहले कि मुझे आज आप सुने, मैं अपना परिचय देना मुनासिब समझूंगा। मैं आपका सेवक डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी। मैंने कलकत्ता आरजिकर मेडिकल कॉलेज से अपनी मास्टर्स एमएससी एनटी में करने के बाद सन 2005 से पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में अपने रिसरा ईएनटी क्लिनिक में समस्त ईएनटी से पीड़ित अपने मित्रों, अपने बंधुओं के सेवा में मैं तब से रत हूँ और बहुत सारे मैंने अपनी सेवा सभी को पिछले विगत 15 वर्षों में ईएनटी प्रॉब्लम्स जितनी भी हुई हैं और जितना संभव ईश्वर ने मुझे जितनी शक्ति दी है, मैंने प्रयास किया है कि मैं उत्तम से उत्तम सेवा आप सभी को दूं। मित्रों, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके बारे में आज स्वास्थ्य जागरण की बहुत आवश्यकता है और इसी स्वास्थ्य जागरण के क्रम में हमने आज एक ऐसी व्याधि को चुना है जिसके बारे में आपसे बातें करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि जितना आप जानेंगे, जितनी सटीक जानकारी आपके पास होगी, उतने ही आप स्वस्थ और सकुशल रह पाएंगे। आपका जीवन उतना ही सुखद और बिल्कुल सुखमय होगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप किसी भी कार्य को या किसी भी साधन को उपभोग करने में आप उसमें असमर्थ होंगे। इसलिए इस स्वास्थ्य जन जागरण में आज हमने एक व्याधि को चुना है जिसके बारे में बात करता हूँ। इसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। जी हाँ, ये एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी व्याधि है जो मारक तो नहीं है, क्योंकि किसी भी रोग को नापने का 2 पैमाना होता है जिसे हम मेडिकल साइंस में कहते हैं, एक मॉर्टेलिटी और दूसरा मॉर्बिडिटी। मॉर्टेलिटी मतलब किसी रोग में उसकी मारक क्षमता कितनी है, वो मृत्यु दर को कितना बढ़ा देता है, और दूसरा है जो मारक तो नहीं होता है लेकिन मॉर्बिडिटी बढ़ा देता है, यानी आपके जो हेल्दी नंबर ऑफ डेज हैं उनको कम कर देता है। आप बहुत ज़्यादा अस्वस्थ अनुभव करते हैं अपने आप को, और इससे आपके जो नियमित कार्य हैं, जैसे अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, हमारी माताएं जो घर पे अगर घर का काम करती हैं, तो किसी भी प्रकार के कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं रह जाती है और वो आपको बिल्कुल जो है वो नंबर ऑफ जो अब्सेंटीज डेज कहते हैं उसकी संख्या बढ़ा देता है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसा ही मॉर्बिड डिजीज है जो सीधे सीधे आपको मारक के तौर पे तो कार्य नहीं करता है, लेकिन आपको इतना अस्वस्थ कर देता है कि जीवन के प्रति आपकी रुचि कम हो जाती है। इसलिए इस रोग को जानना, इसको कंट्रोल करना और अपने आप को स्वस्थ करना, ये आपका धर्म है। तो आइए हम बातें करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर। ये क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आप सबने सुना होगा, एलर्जी के बारे में अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। कभी किसी को खुजली हो गई तो आपने सुना होगा, घर में हमारी माताएं, हमारी बहनें बहुत पहले से कहती रहती हैं कि ये देखियो एलर्जी हो गया। और एलर्जी की बहुत पहले से बचपन में हमने भी सुनी है, गोलियां होती हैं, विल वगैरह लेकर के खा लेते थे। बिल्कुल ये एलर्जी, जी हाँ, लेकिन ये है क्या चीज़? तो एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये वो रोग है जो हमारे नेजल एयरवे यानी नेजल पैसेज इसको अफेक्ट करता है, इसको प्रभावित करता है, और हमारे नेजल एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाता है। यानी कि उसमें अगर हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो जो लेयर होती है, ऊपर की जो सतह होती है, उसमें सूजन हो जाती है, और इस सूजन हो जाने के कारण विभिन्न प्रकार के ऐसे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं जो हमें अस्वस्थ कर देते हैं। अब
किन लोगों को होता है एलर्जिक राइनाइटिस? ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, किसी भी मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में कम या ज़्यादा होगा। किसी भी उम्र में ये आरंभ हो सकता है इसके सिम्टम्स। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि ये जब सिम्टम्स जो हैं इसके सीवियर हो जाते हैं, अगर बचपन में ये शुरू हो या 30 से 40 साल की उम्र में अगर शुरू हो तो इसके सिम्टम्स काफ़ी सीवियर हो जाते हैं। इसलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये एलर्जिक राइनाइटिस होता कैसे है। जी हाँ, इसके कारण को मैं बताता हूँ। ये बिल्कुल अभी तक आपने, अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो आप सभी ने एंटीबॉडी, ये एंटीजेन, ये तमाम जो है शब्द आपने सभी ने, जो पहले शायद कभी इतना नहीं सुना होगा, अब आपने सुन रखे हैं। तो इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि हम आपको एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में बताएं। ये एलर्जेंस हम ये कहते हैं जो भी फॉरेन चीज़ें होती हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, अगर हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो हमारी बॉडी उसे साधारण तौर पे एक्सेप्ट नहीं करती है और उसके प्रति एक रिएक्शन होता है। जी हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। इस प्रयास में कभी कभी रिएक्शंस इतने सीवियर हो जाते हैं एंटीजेन और एंटीबॉडीज के कि कुछ केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। और ये केमिकल्स जैसे कि कॉमन तौर पे हिस्टामिन है, इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स हैं और दो मुख्य सेल्स जो है इसमें अपनी भूमिका निभाती हैं, वो हैं मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स। ये दो सेल्स, तो ये रिएक्शन होता है और केमिकल्स जैसे हिस्टामिन और अन्य केमिकल्स रिलीज होते हैं और एक सिम्टम नाक और उसके आसपास के जगहों पर, इलाकों में पैदा करते हैं जो हमें अस्वस्थ बना देते हैं। ये एलर्जिक राइनाइटिस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जो सीजनल और पेरिनियल जिन्हें हम कहते हैं। सीजनल का अर्थ ये होता है कि पर्टिकुलर किसी सीजन में, साल भर वो समस्या नहीं रहती है, वो पर्टिकुलर किसी सीजन में, यानी जैसे मान लीजिए स्प्रिंग सीजन हो या कभी समर हो, इन कभी कभी कुछ सेलेक्टेड सीजन्स में पेशेंट में ये सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं। और पेरिनियल वो है जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ सीजन्स साल भर पेशेंट परेशान रहता है अपने सिम्टम्स को लेकर के। तो जिनमें सीजनल होता है थोड़ा सा ट्रीटमेंट उनमें आसान हो जाता है, थोड़ी सी तकलीफ कम होती है। लेकिन जिनमें पेरिनियल होता है, जिनको 12 महीने ये समस्या होती है, उनमें ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है और उनमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों, मैं आपको इसके बाद बताऊं कि इसके सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं। तो सिम्टम्स यानी कि जो पेशेंट हमें बताता है, साइंस जो हम देखते हैं, ये बता दूं, ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए मुख्य तौर पे पेशेंट्स को जो सिम्टम्स या उन्हें जो तकलीफ होती है, जो हमें आकर के वो अपनी हिस्ट्री में बताते हैं, ये जब रिएक्शंस होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के हमारे नेजल पैसेजेस में, तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, छींके आने लगती हैं, बहुत लगातार छींके आती हैं प्रतिदिन, सुबह शाम ये छींकों का आना, और लगातार 10, 20, 30, 40, कभी कभी तो 80, 100 तक छींकें आती रहती हैं और बिल्कुल नाक से बिल्कुल वाटरी एकदम पानी गिरने लगता है, म्यूकॉइड डिस्चार्ज होने लगता है, नाक बंद होने लगती है, घ्राण शक्ति जो है यानी स्मेल की क्षमता कम होने लगती है क्योंकि नाक बंद हो जाती है, हमें टेस्ट की फीलिंग्स नहीं आती है, हमारी आंखों में जो है वो इचिंग होने लगती है, और इसके अलावा कभी कभी हमें गले में भी सुरसुराहट, गले में खाज ये उत्पन्न होने लगती है। और इन सभी जो भी सिम्टम्स होते हैं, इनके इसका परिणाम ये होता है कि नींद भी ठीक से नहीं आती है। कभी कभी तो नेजल इचिंग इतनी ज़्यादा और पानी का गिरना यानी वाटरी एंड म्यूकॉइड डिस्चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट्स या इसे रगड़ने लगते हैं, और रगड़ते रगड़ते यहाँ पे बाहर जो है डर्माटाइटिस यानी ये बाहर की स्किन भी अफेक्टेड हो जाती है इस रगड़न से। कई बार जो है वो को प्रयास करते हैं कि उसे अपने नाक को अंदर को क्लीन करें, और इस प्रयास में जो नाक के अंदर हमारी जो सेप्टम है वहाँ भी कई बार अल्सर्स जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है वो सिम्टम्स हैं। और साइंस का जहाँ तक बात है, वो आपके जब आप जाते हैं तो वो हम जो देखते हैं वो साइंस है, उसके बारे में मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। क्या क्या वो परिस्थितियां हैं जो आपके सिम्टम को
वर्स बना देती हैं, यानी जितनी परेशानी आपकी है उसे उस परेशानी को बढ़ा देती हैं। जी हाँ, अगर मैं बताऊं, अगर जो है वो डस्ट आपको लगता है, स्मोक लगता है, क्योंकि दो प्रकार के, जैसे मैंने आपको बताए, सीजनल और पेरिनियल, इसमें जो मुख्य दो प्रकार के एंटीजेन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं सीजनल में मुख्य तौर पे पोलेंस, जो कि पेड़ पौधों से छोटे छोटे पराग कण जिन्हें हम कहते हैं पोलेंस, वो जो है वो हवा में आते हैं और हवा के साथ हमारी सांसों के साथ इंटर करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और पेरिनियल में मुख्य तौर पे डस्ट माइट्स, यानी धूल में कुछ माइट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारी डस्ट के साथ हमारे बेडशीट पर, हमारे तकिए के कवर पर वहां भी जम जाते हैं। और उनका मुख्य जो खाद्यान्न होता है वो होता है हमारी, चूंकि हम सोते हैं स्किन से कुछ स्केल्स गिरती हैं, कुछ सेल्स गिरती हैं और इसके ऊपर वो जीवित रहते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो ये मैं बता दूं, तो जब आप वो चीजें, वो परिस्थितियां जो सिम्टम्स को बढ़ा देती हैं, वो है, एक तो ये है कि अगर आप कभी बाहर के परिवेश में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, घास फूस हैं, तो अगर आपको सीजनल एलर्जी है, पोलन से एलर्जी है, तो वो पोलेंस वहाँ पे जाने से आपके सांसों में प्रवेश करते हैं और वो आपके सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, डस्ट माइट्स के बारे में बताया, तो डस्ट माइट्स जो है वो डस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल भरा वातावरण होता है, वहाँ पे धूल जब लगती है तो उसके साथ माइट्स जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा या आपने महसूस किया होगा कि घर में कभी झाड़ा लगा लिया या झाड़ू दे दिया या पुरानी किताबों को झाड़ दिया तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स जो है बढ़ जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि डस्ट में जो माइट्स हैं वो मैं माइट्स के बारे में तो इसके लिए मुझे अलग से काफ़ी थोड़ा सा समय लगेगा बताने में, बस अभी इतना समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो आपके नेजल पैसेजेज में जाते हैं और वहां पर जाकर के ये सिम्टम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो उस परिस्थिति में ये सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनके भी जो रोएं होते हैं, यानी उनके जो हेयर्स होते हैं, वहां से कुछ डैंडर्स, एनिमल्स डैंडर्स बनते हैं उनके बॉडी सिक्रेशन से, और वो वातावरण में आकर के वो भी जो है वो सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। कई बार जो है वो धुआं, अगर स्मोक लगता है, अगर आपके आसपास कोई, या तो आप खुद स्मोक करते हैं या कोई आपके आसपास स्मोक करता है, या किसी पदार्थ के जलने से कहीं धुआं पैदा होता है, तो वो अगर धुआं आपके नाक में जाता है तो वो भी सिम्टम्स को बढ़ा देता है। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाले सब्सटेंसेस, एरोसॉल जिन्हें हम कहते हैं, उनका छिड़काव अगर हम करते हैं घर में, अगर छिड़काव करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स है कभी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा, तो ये भी कभी कभी सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा सीजनल चेंजेज हों, जिनमें अचानक जो है ऋतु परिवर्तन या मौसमी, जैसे कि पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर आते हैं, काल बैसाखी आते हैं, हवा में धूल के मात्राएं जो है कम बेसी या अनेक नाना प्रकार के फॉरेन सब्सटेंसेस डस्ट के साथ उत्पन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, वहाँ से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, ये भी इस सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस तरह की परिस्थितियां आने पर सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं और वो आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। अब सवाल ये है कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। जब भी इस तरह के सिम्टम्स हो, कुछ हद तक तो आपको समझ में आता है, लेकिन इसके सटीक डायग्नोसिस के लिए आपको अपने चिकित्सक के पास, अपने डॉक्टर के पास, अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जब आप जाते हैं, जाना होता है, तो वो देखते हैं। देखने के बाद हम लोग इसमें मुख्य तौर पे देखते हैं कि आपके नाक की जो पैसेजेज हैं वो बिल्कुल कई बार जो है पेल हो जाती हैं, यानी उनमें सफेदीपन आने लगती है, और कई बार जो टर्बिनेट्स होते हैं जो नाक के दोनों साइड में, वो हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और नेजल एयरवे कभी कभी जो है वो सांस पास करने की जो क्षमता, एयर लेने और छोड़ने की जो क्षमता है, वो भी कम हो जाती है। अनट्रीटेड अवस्था में कई बार जो है वो साइनोसाइटिस, हमारे ये नेजल पैसेजेस के आसपास जो सीधे जुड़ा हुआ है इन हमारे स्कल्स में जो साइनसेस होते हैं, तो साइनोसाइटिस का सिम्टम और उसके चलते सिर में दर्द होना और बिल्कुल झुंझलाहट होना, माथा दर्द करना, ये चीज़ें भी बिल्कुल आती हैं। हम लोग कई बार एक्सरेज करके देख लेते हैं कि साइनस कितने इन्वॉल्व हैं, नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, और कई बार जो है वो
जो है वो एलर्जिक टेस्ट जो है एलर्जेंस आइडेंटिफाई करने के लिए भी किए जाते हैं, क्योंकि इसके पहले मैं और एक बात बता दूं कि कुछ कुछ खाद्य पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम लेते हैं अगर डाइट के साथ, तो वो भी जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है मुख्य तौर पे कुछ एलर्जिक टेस्ट, साइनसिस के एक्सरे, नेजल एंडोस्कोपी, ये कुछ बेसिक टेस्ट, और उसके अलावा सबसे मूलभूत जो है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट के सिम्टम और जहां जरूरत पड़ती है इन इन्वेस्टिगेशंस को, तमाम चीज़ों को मिला करके हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं और आगे का ट्रीटमेंट देते हैं। अगर सही समय पे आप इसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप बिल्कुल इस रोग से अपने आप को स्वस्थ अनुभव करेंगे, और आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है इसके चलते, एलर्जिक राइनाइटिस के चलते, वो दूर हो जाती है। आप अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं। इसमें मुख्य तौर पे इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें हम 3 बातों का ध्यान देते हैं। एक तो जहाँ तक संभव है उन एलर्जेंस को आइडेंटिफाई करना और उनसे बचाने का प्रयास करना। दूसरी जो है कुछ दवाइयाँ हम देते हैं, और तीसरा एक रोल है इम्यूनोथेरेपी का। ये अभी बिल्कुल अभी प्रयोग में है, और इसकी कितना ये अभी कारीगर हो पा रहा है ये आने वाला समय बताएगा। तो ये 3 मूलभूत चीज़ों पर आधारित हम ट्रीटमेंट्स करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय रहते आप अगर इस रोग के प्रति, एलर्जिक राइनाइटिस के प्रति सचेतन हो जाते हैं, अगर आप जागरूक हो जाते हैं, जान जाते हैं और सही समय पर अगर इसकी चिकित्सा लेते हैं, तो इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। आपके जो नंबर ऑफ डेज जो आपको अस्वस्थ बनाते हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और आप सभी एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना, जानना और अपने चिकित्सक के साथ परामर्श करना, ये एक सही नागरिक का कर्तव्य है। और मैं आशा करता हूं कि जो भी जानकारी मेरे पास थोड़ी बहुत है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तभी ये मेरे वीडियो बनाने का सही मकसद और सही मतलब तभी सिद्ध होगा जब इसका आप सही अपने जीवन में लाभ उठा पाएं। और मैं फिर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत ध्यान रखें, और फिर कभी किसी नई बीमारी के साथ, किसी नई बीमारी के से संबंधित जानकारी के साथ, नए प्रयास के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद, प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार।